देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में। जो अपने पहले दो, तो एक तो फंक्शन होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। वापस आप इसमें थोड़ा सा अंतर देखिए। एक्सप्लिसिट फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल appears to the left of the equal sign and the independent variable appears to the right। ये तो होता है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक तरफ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक तरफ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, जब सपोज में डिमांड का फंक्शन भी ले लें तो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस सपोज। तो प्राइस आपका क्या हुआ, इसके इस केस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे मैं राइट में रखूंगा, मेरे राइट में है ना, मेरी तरफ से राइट में लिखा। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम क्या रखते हैं, लेफ्ट में। और ये देखा जाता है नहीं कि एक जो फंक्शन है वो किसी एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वेरिएबल उसके अंदर क्या है, अभी तक हमने एक ही पढ़ा था, सिंगल वेरिएबल केस हमने लिया था। फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड इन मोर एडवांस इकोनॉमिक्स, एडवांस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वहां पर इम्प्लिसिट फंक्शन आते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में और एक्सप्लिसिट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जब हम लेफ्ट और राइट की बात कर रहे थे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन में होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन में मतलब कि एक्सप्लिसिट इस फंक्शन को इसलिए कहा जाता है क्यों, क्योंकि इस केस में इसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर ये होगा कि डिमांड को एक्सप्लेन प्राइस कर रही है, ये आप मानिए। डिमांड का वर्णन प्राइस से किया जाएगा। प्राइस एक वेरिएबल है जिससे डिमांड के बारे में हमें पता लगेगा। ठीक है, यानी कि प्राइस जो वेरिएबल है वो हमारा जो वेरिएबल है वो डिमांड के बारे में हमें एक्सप्लेन करके बताएगा कि डिमांड कितनी रहेगी। अगर प्राइस कम होती है तो कितनी रहेगी, ज्यादा होती है तो कितनी रहेगी। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, ना तो वहां पर लेफ्ट राइट जैसी कोई चीज होती है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इन विच द बोथ वेरिएबल्स आर कांस्टेंट्स एंड आर टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिक्स में कि दोनों ही जो फंक्शन होते हैं वो, वापस नोट कीजिएगा इसको, इम्प्लिसिट फंक्शन इन विच बोथ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन। चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो वेरिएबल हो, सभी किस तरफ रहते हैं, इक्वल साइन के लेफ्ट में रहते हैं। इक्वल साइन की दूसरी तरफ क्या रहेगा आपका, केवल जीरो रहेगा। उस फंक्शन को हम, यानी कि मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इम्प्लिसिट फंक्शन का ये है। अब इसे इम्प्लिसिट क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो किसी का फंक्शन है। तो अब यहां पर हम जब लिए जाते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, कि अभी भी वो वेरिएबल्स हैं, लेकिन वेरिएबल्स होने पे एक दूसरे को आपस में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसके बारे में हमें कोई भी पता नहीं है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहता है। Implicit function can be easily be converted to explicit function by solving the dependent variable in terms of independent variables। इस प्रकार से इसको हम करते हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं प्रॉब्लम नंबर आप 16 को देखिए, 16 को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पर हम इस फंक्शन को क्या मान के चल रहे हैं, ये फंक्शन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों, क्योंकि एक तरफ जीरो साइन है, जीरो वैल्यू है, दूसरी तरफ आपके सभी वेरिएबल और कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, और कांस्टेंट क्या है, 86 आपका कांस्टेंट है, और दूसरी तरफ आपका जीरो। इस प्रकार से इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है या लिखा जाता है। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसे सपोज x के रेफरेंस में कर रहे हैं, while treating y as a function of x। यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ये मानना पड़ेगा ये हम क्या कर रहे हैं, y क्या है, x का फलन है, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हम मानेंगे। तो आप इसको पहले x के साथ में क्या कर सकते हैं, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए ये वापस नोट करिएगा, y, इसको जूम करूं, अच्छा अच्छा, नहीं मैं इसको हटा देता हूं। अब तो शायद थोड़ा सा, अब दिख रहा है। चलिए, तो y यहाँ पर क्या है, x का फंक्शन हमने मान लिया इसको। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x हमारा वेरिएबल हुआ और x के रेफरेंस में हमने इसका डिफरेंशिएशन किया।
अब यहाँ वापस देखिए y आपका x का फंक्शन है, तो 3x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन कर देंगे आप तो 12x क्यूब हो गया। लेकिन 7x y टू द पावर 5 का x के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो वहां पे हमें एक ये देखना पड़ेगा कि y एज ए फंक्शन ऑफ x है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तब उसमें हमें एक dy बाई dx आगे लगाना पड़ेगा, और ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 7 y टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4 dy बाई dx। ठीक है, जब 86 का करेंगे तो वो नेचुरली आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इधर जीरो का ऑलरेडी जीरो होता है। तो इस प्रकार से इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने निकाला था। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिकली वापस हमें dy बाई dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और ये आपका dy बाई dx इसका आपका आ गया, इसका मतलब कि इसका हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। तो ये तरीका इसका इम्प्लिसिट फंक्शन का, जो मैंने अभी हमने एक प्रॉब्लम में भी देखा था लास्ट क्लास में। तो आज हम सीधा जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो इसी का है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन, जो आपका चैप्टर नंबर 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, सिंपल वेरिएबल। आज इसमें हम देखेंगे मल्टी वेरिएबल फंक्शन, चैप्टर नंबर 5 के ऊपर मैं आपको सीधा ले जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब ये अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वो तो बड़ा सिंपल सा था, उसमें y ही था, y ही था। अब बहुत सारे वेरिएबल आ रहे हैं आपके, y भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा, तो सभी के रेफरेंस में अब हम देखेंगे कि उसको किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है। अभी तक तो केवल एक ही था, तो dy बाई dx आपने उसके आगे लिख लिया। ठीक है, अब अपन मल्टी वेरिएबल के ऊपर जाते हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें दोनों प्रकार के डिफरेंशिएशन है, सिंपल एंड पार्शियल। तो इसी में हम जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन भी देखेंगे और उसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो एक बार सिंपली में बेसिकली जो मैथमेटिक्स इसके पीछे है, मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के पीछे, वो हम देख लें। देन चैप्टर नंबर 6 में उसकी जो एप्लीकेशंस है वो देखेंगे। देन आगे 7 और 8 को मैं थोड़ा सा फास्टली हम देखेंगे, और फिर 9th और 10th जो आपका 11th और 12th चैप्टर है उसको भी मैं आज ही कवर करूंगा, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इन्वर्जन और फिर आपका डिटरमिनेंट्स वगैरह, क्योंकि मेनली मुझे जाना है आपका चैप्टर नंबर 13 पर। ये आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ेगी मुझे, क्यों, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 13 आपका अनकॉन्स्टेंट मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड है। तो हम लोग क्या कि ज्यादातर कांस्टेंट मैक्सिमाइजेशन जो है उन प्रॉब्लम्स को तो पढ़ लेते हैं, उनकी थ्योरम्स भी हमें जानकारी है, लेकिन ज्यादातर ये क्लासेस में भी, पीजी में भी नहीं पढ़ाया जाता है कि अनकॉन्स्टेंट मैक्सिमाइजेशन क्या चीज है। तो सीधा आप चैप्टर नंबर 5 पे हम आते हैं। इसको आप देखिए। पहली बात तो ये है कि ये मल्टी वेरिएबल बहुत सारे, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहेंगे आपको, सेवरल वेरिएबल्स है ना। अभी तक आपने क्या किया था, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ओनली। अब डिमांड आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स भी है, कमोडिटी वाई भी है, इनकम भी हो गया, और भी अदर वेरिएबल्स हो गए। तो ये आपका इसमें थोड़ा सा इस चैप्टर में डिफरेंशियल, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वगैरह आप जानते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा देख लें। एक से ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, तो यहाँ पे z इज ए फंक्शन ऑफ सपोज x एंड y, दो चीज, तो दो चीज आपकी है। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए x और y, जैसा कि मैंने बताया प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, इनकम वगैरह कुछ भी हो सकता है। इफ देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ z in the range of f for each ordered pair of the real number in the domain of f, by conversion z आपका क्या होगा, is the dependent variable and x and y are the independent variable। ठीक है, अब इसमें ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हर एक जो x या y की अलग अलग वैल्यू है उसके ऊपर z की कोई एक ही पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ठीक है, ये जो कंडीशन है इसमें दे रखी, if there exists one and only one of z in the range of f for each ordered pair of real numbers x and y, हर जो आपका x और y की वैल्यू उसके लिए z की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, तभी वो आपका फंक्शन क्या है, ये आपका मल्टी वेरिएबल फंक्शन कहलाएगा, और ऐसा होता भी है इन डोमेन ऑफ f।
बाय कन्वेंशन z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। उस केस में आपको क्या कहेंगे, z डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ इस कारण से जब अपन मल्टी वेरिएबल की बात करते हैं तब पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात आ जाती है ऑटोमेटिकली कि हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। क्यों? क्योंकि आप इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों करें? जब केवल एक ही वेरिएबल था तो केवल हमें ये देखना था कि प्राइस के कारण क्वांटिटी में किस प्रकार से चेंज आ रहा है, डिमांड में किस प्रकार से चेंज। लेकिन अब यहाँ पे पार्शियल है, मतलब कि जो आप कहेंगे कि प्राइस के कारण चेंज आ रहा है, तो वो प्राइस के कारण जो चेंज है वो पार्शियल होगा, क्योंकि प्राइस ऑफ वाई का डिफरेंट चेंज भी प्राइस ऑफ एक्स के कारण हो सकता है। प्राइस ऑफ वाई के चेंज के कारण भी डिमांड चेंज हो सकती है। तो हम जब भी डिफरेंशिएशन में अगर मल्टी वेरिएबल की बात करते हैं तो जब भी जो हमारे जो सोच होगी उसके पीछे वो होगी कि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं। तो पार्शियल डेरिवेटिव जो z है विथ रेस्पेक्ट टू y मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y व्हाइल x इज हेल्ड कांस्टेंट। तो इसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक चीज को हमने एक बार कांस्टेंट रखना पड़ेगा और तब देखेंगे कि y में चेंज का z पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर दूसरी बार हम y को कांस्टेंट रखेंगे और देखेंगे कि x में चेंज का y z पर क्या इफेक्ट होगा। इस कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पार्शियल का मतलब आप लोगों को आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पार्शियल का मतलब ये है कि क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो अब हम सपोज यहाँ पे अभी तो दो ही ले रहे हैं। अब सपोज आप इमेजिन करिए कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, इनकम। इनकम तीन वेरिएबल होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं। तब भी आप क्या करेंगे, जब आप हमेशा जब स्टडी करेंगे तो पार्शियल में आप ये देखेंगे कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ एक्स में चेंज होने पर जेड पे क्या इफेक्ट होता है। तो डिमांड की जब डेफिनेशन भी दी जाती है उसमें ये कहा जाता है कि आप केवल ये नहीं कहेंगे प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में क्या चेंज होगा, आप हमेशा ये कहते हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स मतलब कि प्राइस ऑफ एक्स, इनकम, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। उसके बाद आप बोलेंगे कि प्राइस ऑफ एक्स में चेंज होने पर जेड में क्या फर्क पड़ रहा है, डिमांड पर क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए इकोनॉमिक्स में जब भी हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन की ही बात करते हैं वहां कभी भी सिंगल वेरिएबल की बात नहीं होती है। और अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट जैसे हम सेटिलस पेरिबस की मान्यता कहते हैं उसके ऊपर हम डिफाइन करते हैं हर चीजों को। तो ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। आप इसको देख सकते हैं कि इसको किस प्रकार से इन्होंने डिफाइन किया डिफरेंशिएशन को। सिंपली अब हम किसी फंक्शन के ऊपर चलते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। तो अब हमें इसको क्या निकालना है, पार्शियली निकालना है। तो पार्शियली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हमने एक को कांस्टेंट रखा और दूसरी बार दूसरे को हम कांस्टेंट रख देंगे। तो पहली बार सपोज आपने y वाले जो आपका पॉइंट है उसको आपने कांस्टेंट रख लिया। इसमें y क्या आ रहा है, 3y क्यूब है और x स्क्वायर है। तो 3y क्यूब का आपने कांस्टेंट रख लिया। तो आप केवल x का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 2x। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा z बाई डेल्टा x हुआ। इसको इस डी साइन से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा z बाई डेल्टा x। तो डेल्टा z बाई डेल्टा x आपका 6xy क्यूब हुआ। अब इसी प्रकार से आप उल्टा करिए, 3x स्क्वायर को कांस्टेंट रखिए, y टू द पावर 3 और इसका डिफरेंशिएशन करिए तो ये होगा 3y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर y स्क्वायर और ये आपका कहलाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा z। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। यानी कि एक बार आपने z में जो चेंज है वो y में चेंज होने पर किस प्रकार से चेंज हो रहा है, अदर थिंग्स यानी कि x इज रिमेनिंग कांस्टेंट। x z में चेंज, x में चेंज होने पर किस प्रकार से हो रहा है, और अदर थिंग्स मतलब कि y इज रिमेनिंग कांस्टेंट। इस प्रकार से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डिफरेंशिएशन में मैथमेटिकली यहाँ कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल एक ही बात का अंतर है कि कितने भी वेरिएबल हो आप उसका अलग से अलग 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 डिफरेंशिएशन निकालिए, दूसरी चीजों को कांस्टेंट मानते हो। यानी कि जब आप y के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो तो आप x को मान लीजिए कि वो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट। एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है उसे। जैसे 3 को आप कांस्टेंट मानते हैं उसी ढंग से 3x स्क्वायर को भी कांस्टेंट मान लेना। ये सिंपली एक और आप देखिए, अब आप डायरेक्ट कर पाएंगे इसको। 5x क्यूब 3y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 7y5। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल है x और y।
तो एक बार आप x के रेफरेंस में कर दीजिए तो 5x³ का आपका क्या होगा 15x²। 3y² को कांस्टेंट मान लिया अभी मैंने, क्योंकि मैं डेल्टा z बाई डेल्टा x निकाल रहा हूँ तो x के रेफरेंस में ही कर रहा हूँ, तो 2x हो जाएगा, ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया, इसका 0 हो जाएगा। ये आपका 5 15x² माइनस 6y²। अब इसी प्रकार से आप डेल्टा z बाई डेल्टा y भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन वही क्या करना है जैसा कि अभी तक किया था, केवल थोड़ा सा इसमें डिफरेंट। अब हम आते हैं इसके रूल्स के ऊपर कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या हैं, इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेम वही रूल है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। जैसे कि सपोज आप मान लिए मल्टीप्लिकेशन का हमारा रूल क्या होगा, पहले वाले में आपको ध्यान ही मल्टीप्लिकेशन की रूल, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। जब हम वहां मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं और पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको करना है। यहाँ पे हम पार्शियली देखेंगे तो डेल्टा z बाई डेल्टा x के साथ देखेंगे, सेम वही रूल लगाएंगे। फिर डेल्टा z बाई डेल्टा y के साथ देख रहे हैं तब भी सेम वही रूल लगाएंगे। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन की एक सिंपल प्रॉब्लम है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें क्या किया मैंने, डेल्टा z बाई डेल्टा x निकालना है, तो एक बार मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट जो मेरा ब्रैकेट है उसको कांस्टेंट मान लिया पूरा। तो 2x प्लस 6y का हमने डिफरेंशिएशन x के रेफरेंस में किया तो आएगा आपके पास 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर। इसी प्रकार से इस दूसरी बार इसको कांस्टेंट कर लीजिए आप, 2x प्लस 6y को कांस्टेंट कर लिया और इसका डिफरेंशिएशन x के रेफरेंस में किया तो 3 आएगा। तो ये आपका हो गया डेल्टा z बाई डेल्टा x और बीच में प्लस साइन लगा दिया। ठीक है, आई थिंक क्लियर है, कोई इश्यू नहीं इसमें। नेक्स्ट इज आपका क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, जो डिवीजन वाला रूल है अपना, हम उसमें भी क्या करते थे, जो आपका डिनोमिनेटर में है उसको स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस साइन लगाया, फर्स्ट जो है उसको जो न्यूमरेटर है उसको आपने एज इट इज लिख लिया और डिनोमिनेटर का आपने के रेफरेंस में आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो और वही पार्शियली आप इसको सेम इसको कर सकते हैं। इसको भी आप एक बार प्रॉब्लम नंबर 4 को देख लीजिए। क्लियर, चलिए 5.2.3 पर आते हैं, जनरलाइज पावर फंक्शन। ये आपका जनरलाइज पावर फंक्शन कोई भी आपको दे रखा है, सीधा n-1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपको दिया z इज ए फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई टू द पावर n, तो आपका क्या होगा, n आगे आ जाएगा, जी एक्स टू द पावर n-1 हो जाएगा और डेल्टा जी बाई डेल्टा एक्स होगा। ये आपको जो मैंने बताया था ना अभी आपको, वही रूल है कि भाई डेल्टा जी बाई डेल्टा एक्स आप इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जी अपने आप में एक्स और वाई का फंक्शन है। इसको आप अब यहाँ देख सकते हैं आप इसको, ये आपका इसमें आ रहा है, देखिए एक्स टू द पावर 3 प्लस 7 वाई टू द पावर 2 होल टू द पावर 4। तो एक बार तो आपने क्या किया, इस पूरे को कुछ मान लिया, u मान लिया। ठीक है, u ट्रीट करिए आप इसको, तो आप क्या करेंगे, 4u की पावर 3 हो गया, तो ये लिख लिया मैंने 4u टू पावर 3। u का मतलब क्या है, एक्स क्यूब प्लस 7y² इज u। ठीक है, अब इसका वापस इस u का आपने du बाई dx निकाल लीजिए, du बाई dx इस केस में क्या होगा, 3x²। ये 3x मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये डेल्टा z बाई डेल्टा x हो गया। ठीक है, ये आपका वही रूल है जो कि अपन ने किया था कि इमेजिंग या लेट एक्स क्यूब प्लस 7y² इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो पहले आपने u के रेफरेंस में कर दिया, फिर du बाई dx से इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी पहले जो हमने रूल पढ़ा था वैसा ही है, जनरलाइज रूल है ये। ठीक अब हम आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर हमारा, कि सेकंड, क्योंकि हमें जो फर्स्ट तो आपने निकाली, आप सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या, जब पार्शियल का मतलब क्लियर है आपको, अब सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो सेकंड ऑर्डर में अब यहाँ पे पार्शियल कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्या क्या हो सकता है, देखिए आपने पहली बार x के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन किया है, तो अगली बार भी आप x के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन करिए। अगली बार आप पहली बार आपने सपोज y के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन किया है पार्शियल, अगली बार भी वापस y के रेफरेंस में करिए, तो ये दो चीजें आती हैं जो ऊपर लिखी हुई है। आप एक और चीज कर सकते हैं कि पहली बार मैंने x के साथ से किया था, अब वापस y के साथ कर लूं, पहली बार y के साथ किया तो अब मैं x के साथ कर लूं, उस केस में आपके पास ये दो चीजें आती हैं जो आपको नीचे दे रखी है। ये आपका सेकंड ऑर्डर के केस में चार अलग अलग
कंडीशंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है वो आप देखिए इसको। Given a function, the second order partial derivative signifies that the function has been differentiated partially with respect to one of the independent variable twice. एक ही independent variable के साथ में दो बार differentiation किया, while the other independent variable has been held constant. तो आपके पास आएगा f(x)s, यानी कि पहली बार भी डेल्टा z बाई डेल्टा x निकाल रहे हैं, फिर वापस डेल्टा z बाई डेल्टा x को आपने वापस डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा x स्क्वायर, और सेम y के साथ भी आप ऐसा ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहां पर क्या है, इन इफेक्ट f(x)x measures the rate of change of first order partial differentiation with respect to x while y is held constant and yy is exactly the parent. अब दूसरा इसके अंदर और दो कंडीशन और आ सकती है, वो कहलाती है मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्रॉस या मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स। मिक्स या क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा कि पहली बार अगर आपने x के साथ में डिफरेंशिएशन किया है हेल्ड y कांस्टेंट, तो अगली बार आप y के साथ डिफरेंशिएशन कर दीजिए उसका हेल्डिंग और इमेजिंग x इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वो आपका कहलाएगा क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव या मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इस केस में आपके पास एफ एक्स वाई आएगा या फिर एफ वाई एक्स आएगा। इन चारों की वैल्यूज अलग अलग होगी, ये आप ध्यान रखिए। कुछ केसेस में एक सेम हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन चारों आपके अलग अलग होंगे, इनको निकालना जरूरी है। अब इसको आप सिंपल एक एग्जांपल से यहाँ पर हम देखते हैं कि मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या है। जो भी आपका ऊपर जो एग्जांपल दिया उसको सपोज मैंने निकाला डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स, तो ये मेरे पास आया 21x स्क्वायर प्लस 9y, ये हमने डायरेक्ट क्या लिख रखा है। इसी प्रकार से डेल्टा जेड वाई आपके पास यानी कि डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई अगर हम निकालेंगे तो ये आ रहा है। ठीक है, कोई जो ऊपर वाली प्रॉब्लम उसी को लिया इसने। अब इसको सेकंड डिफरेंशिएशन निकाले। सेकंड डिफरेंशिएशन क्या करना है, देखिए ये जो ए प्रॉब्लम है ये आपका जेड एक्स दे रहा है यानी कि डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स। अब इसी का वापस एक्स के रेफरेंस में ही किया, इसी को आपने एक्स के रेफरेंस में किया, तो 21x स्क्वायर प्लस 9y को x के रेफरेंस में करेंगे तो क्या आएगा आपका 42x। क्यों? क्योंकि y रिमेनिंग कांस्टेंट के कारण 9y आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से यहां देखिए ये आपका है डेल्टा z अपॉन डेल्टा y। अब इसी का वापस y के साथ ही करेंगे जिसको हम कहेंगे z y y, वो आपका क्या होगा, इसका y के रेफरेंस में करिए, रिमेनिंग x इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो ये पूरा x कांस्टेंट मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा। y के रेफरेंस में किया तो 40xy टू द पावर 3, केवल इतना साफ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरा जो मिक्स वाला लेते हैं कि पहले जो x वाला है ये देखिए वापस इस x वाले को मैं किसके साथ कर रहा हूं, इस x वाले को y के साथ करिए तो आपका आएगा डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, जिसे हम कहेंगे जेड एक्स वाई। वो कितना आएगा देखिए, वो आ रहा है इस केस के अंदर अगर आपने इस वाले को y के रेफरेंस में डिफरेंशिएट किए, इस चीज को जो ब्लू को दिखता है ना आपको जब मैं हाईलाइट करता हूं, ठीक है ठीक है, तो 21x स्क्वायर प्लस 9y को आपको किसके रेफरेंस में करना है, y के रेफरेंस में, तो आप 21x स्क्वायर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। 9y का आपके पास क्या आएगा, 9 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए कि डेल जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स दोनों सेम होते हैं। जेड एक्स वाई और जेड वाई एक्स ये सेम होते हैं, यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है। क्योंकि अब मुझे अगर सपोज जेड वाई एक्स निकालना है, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई जो पहले आपने किया था उसको अब वापस आप किसके सॉरी डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स जो आपने किया था उसको आप क्या करिए उसको आप ये भाई आपका है डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई, इसको इसको अगर आप x के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसको अगर x के रेफरेंस में मैंने किया तो वापस क्या आएगा 9, y को कांस्टेंट मानना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपको क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हम दूसरों को कांस्टेंट मान लेते हैं, जिसके रेफरेंस में कर रहे हैं केवल वही हमें वेरिएबल दिखेगा, बाकी सारी चीजें हमें कांस्टेंट दिखनी चाहिए। कहीं y भी लिखा हुआ है और आप x के रेफरेंस में कर रहे हैं तो उस y को कांस्टेंट मान लीजिए, ये आपका कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव।
और इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ही यूज किया जाता है, सिंपल डिफरेंशिएशन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ आपने एक चीज सीखी पार्शियल डिफरेंशिएशन का, एक रूल आप नया सीखा आपने कि डेल्टा सॉरी जेड जेड एक्सएस सॉरी जेड एक्स वाई या जेड वाई एक्स दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आपका रूल है। चलिए नेक्स्ट चलिए क्योंकि बहुत लंबा है अभी, हमें फास्ट चलना पड़ेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन का हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें, और इसका सबसे ज्यादा यूज इकोनॉमिक्स में होता है। और वही चीज है आपका, फॉर ए मल्टी वेरिएबल फंक्शन z इज अ फंक्शन ऑफ x y टू बी एट ए रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा थ्री कंडीशंस मस्ट बी मेट। तीन कंडीशन है, ठीक है। अब पहले वहां पे आपको मैंने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बताई थी, यहाँ पे तीन कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट इक्वल जीरो साइमल्टेनियसली। ठीक है, जितने भी आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं, कितने होते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर दो वेरिएबल है तो दो होंगे, तीन है तो तीन होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर आपके चार होते हैं। ठीक है, चार में वो एक तो कॉमन होता है, तीन ही होते हैं वहां पे भी इफेक्टिवली। तो first order partial derivative must equal zero simultaneously. This indicates that at the given point A, B, called the critical point, the function is neither increasing nor decreasing with respect to principal axis, but is at a relative plateau. ठीक है, ना तो वो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, और एक ही प्लेटो के ऊपर होगा आपका, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनके ऊपर। ये प्रॉब्लम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, व्हेन इवैल्यूएटेड एट द क्रिटिकल पॉइंट ए बी। अब वापस हम सेकंड ऑर्डर का किसके ऊपर निकालेंगे, जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं उनके ऊपर। फर्स्ट पार्शियल निकालिए, उनको जीरो कर दीजिए, क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएगी। क्रिटिकल वैल्यू जो आई है उसके ऊपर आपको सेकंड ऑर्डर देखने हैं, मस्ट। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ही स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि वो पार्शियल को ढंग से पढ़ते ही नहीं है और फिर प्रॉब्लम्स उनसे सॉल्व नहीं होती। इसको आप थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसलिए वापस। Second order direct partial derivative when evaluated at a critical point must both be negative for a relative maxima and positive for a relative minima. Both भी है ना, दोनों ही। हमें जो क्रॉस वाले का उसका मतलब नहीं है, अभी मिक्स वाले का हम मतलब नहीं कर रहे हैं ना, हम दोनों कौन सी बात कर रहे हैं, एक्स एक्स और वाई वाई। ठीक है, अगर दो वेरिएबल है आपके उस केस में, अभी दो ही वेरिएबल देख रहे हैं उसको। This ensures that from a relative value at AB, the function is concave and moving downward in relation to principal axis in the case of maxima, and convex and moving upward in relation to principal axis in case of minima. ठीक है, तो ये क्या बता रहा है आपको, कि अगर आपका जो फंक्शन है वो कॉनकेव है, कि अगर कॉनकेव कब होगा बताइए, जब नेगेटिव हो। ठीक है, मस्ट बोथ बी नेगेटिव फॉर ए रिलेटिव मैक्सिमा। तो मैक्सिमा के लिए तो क्या होगा आपका रिलेटिव सॉरी नेगेटिव होगा, और मिनिमा के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। ये वही जो पहले थी, लेकिन अब यहाँ पे सब पार्शियल की बात कर रहे हैं ना। दिस एंश्योर दैट फ्रॉम ए रिलेटिव वैल्यू द फंक्शन इज कॉनकेव एंड मूविंग डाउन। अगर फंक्शन आपका कॉनकेव है तो मूव किधर करेगा, वो डाउनवर्ड की तरफ करेगा। ठीक है, इन रिलेशन टू प्रिंसिपल एक्सिस इन द केस ऑफ मैक्सिमम के केस में वो डाउनवर्ड मूव करेगा, कॉनकेव होगा। एंड कॉन्वेक्स एंड मूविंग अपवर्ड इन रिलेशन टू प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ मिनिमा। अगर मिनिमा था तो अब वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है कि कोई भी कहीं मिनिमा हो तो आप फंक्शन किधर जाएगा, कोई मिनिमा पॉइंट है तो उसके आगे फंक्शन कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि तभी तो वो मिनिमा होगा, बाकी कहां से मिनिमा होगा। ठीक है, नीचे चला जाएगा तो मिनिमा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज यहाँ पे लिखी हुई, द प्रोडक्ट ऑफ। अब तीसरी जो कंडीशन है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम मिस कर जाते हैं ये, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो एक जैसी लग रही है आपको। यहाँ पे केवल आपके कौन से एक्स एक्स वाई वाई की बात की थी सेकंड। The product of second order direct partial derivative evaluated at the critical point must exceed the product of the cross partial derivative also evaluated at the critical.
ये तीसरी कंडीशन है जो कि अभी तक आपने जो सिंपल डिफरेंशिएशन की ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था, उसके अंदर ये तीसरी कंडीशन नहीं आती। ये तीसरी कंडीशन क्यों आई? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव और आ रहा था। क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? एफ एक्स एक्स या एफ वाई एक्स, जो कि क्या थे अभी हमने देखा था एग्जाम्पल में, दोनों सेम होते हैं। तो आपका जो भी क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव है, वो आपको निकालना पड़ेगा और उसके साथ में आपको कंडीशन और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है? कि द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन से आपके? एक्स एक्स वाई वाई। ठीक है, वापस पीछे जाऊं या क्लियर है? क्लियर। तो जो डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, डायरेक्ट यानी एक्स का निकाला फिर वापस एक्स के साथ, वाई का निकाला तो वाई के साथ, तो एक्स एक्स और वाई वाई जो डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव है, उनका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इवेल्युएटेड एट द क्रिटिकल पॉइंट, उनकी जो आपने क्रिटिकल पॉइंट पे गणना की है, मस्ट एक्सीड, एक्सीड यानी कि ज्यादा होनी चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि एफ एक्स एक्स एफ वाई एक्स, इनके प्रोडक्ट से एफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ वाई वाई क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर। दिस एडेड कंडीशन इज नीडेड टू प्रिक्लूड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट और सैडल पॉइंट। ये तीसरी कंडीशन आपकी किस चीज के लिए होगी? कि आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट या सैडल पॉइंट कहां पर है। ठीक है, तो यहाँ जो पार्शियल डेरिवेटिव या सिंपल डेरिवेटिव में जो मेन डिफरेंस आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसमें चार प्रकार के डेरिवेटिव निकलते हैं सेकंड ऑर्डर के। फर्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही चीज है। फर्स्ट वाले दोनों को आप जीरो रखेंगे, क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे अलग 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 अलग। सेकेंड वाले में आपके पास चार चीजें आएगी, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा के लिए सेम कंडीशन है आपके जो डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव उनके केस में, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई। ठीक है, दोनों ही एक साथ होने चाहिए। एक नेगेटिव हो रहा है एक पॉजिटिव हो रहा है तो आप कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, ध्यान रखिएगा। वापस मैं पढ़ रहा हूं, सेकंड सेकंड पॉइंट वापस, व्हेन इवैल्यूएटेड एट द क्रिटिकल पॉइंट मस्ट बोथ बी, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको, मस्ट बोथ बी नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव होंगे तो रिलेटिव मैक्सिमा, पॉजिटिव होंगे तो रिलेटिव मिनिमा। बोथ, है ना, दोनों होने चाहिए, दोनों जो डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। अब डायरेक्ट का मतलब मैं बार बार उसको एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट आप समझ लीजिए क्या डायरेक्ट है और क्या आपके क्रॉस है। ठीक है, तो मिक्स या जो क्रॉस है। अब दूसरा कंडीशन, तीसरी कंडीशन इसमें और आ जाती है, वो है कि जो डायरेक्ट हमारे पार्शियल डेरिवेटिव उनका मल्टीप्लीकेशन हमारे जो मिक्स जो पार्शियल डेरिवेटिव उनके मल्टीप्लीकेशन से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको देगा। हम एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली क्या क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए तीन एक्सेस आ गए आपके, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, इसलिए ये इस प्रकार से हो गया। चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग है, आप उसको उस ढंग से, हमें ज्यादा उसमें नहीं जाना। अब हमें तो केवल ये देखना है क्या हो रहा है। ठीक है, इस एक एग्जाम्पल को यहाँ पे आप देखिए ये यंग की थ्योरम है जिसके बेस पर ये इसको बता रहा है। आपके ये थ्योरम्स वगैरह हाईलाइट नहीं करिए, आपको क्या, आपको क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, अब रिलेटिव मैक्सिमा कहाँ होगा? देखिए सिंपली फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो भी निकाले आपने पार्शियल को जीरो कर दीजिए, क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी। अगर दूसरी कंडीशन वापस देखिए, दोनों ही कैसे हैं? नेगेटिव, तो क्या होगा? रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, दोनों का जो डायरेक्ट है उनका मल्टीप्लिकेशन एफ वाई वाई एक्स एक्स दोनों ही सेम होता है। देखिए इसको स्क्वायर लिखते हैं हमेशा, इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों सेम होते हैं। उनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ये पार्शियल वाली कई लोगों को डिफरेंशिएशन ना तो समझ में आता है, ना वो समझना चाहते हैं, ना करते हैं, ना कोई समझाता है। इसलिए स्पेशली मैंने आज आपके लिए 5:30 बजे उठ के मैंने कहा नहीं आज ज्यादा लंबी क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें किसी को पता भी नहीं होगी। ये आपका हो गया रिलेटिव मैक्सिमा। अब दूसरे की बात करते हैं, अपन करते हैं रिलेटिव मिनिमा। फर्स्ट फर्स्ट निकालिए, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव जीरो करिए, क्रिटिकल वैल्यू निकालिए, उन क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर सेकंड कंडीशन निकालिए। सेकंड, अगर आपके दोनों ही, वापस रिपीट कर रहा हूं, दोनों ही डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के पॉजिटिव होंगे तो मिनिमा, रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, दोनों दोनों का मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट का मल्टीप्लिकेशन इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अभी अभी तक कंडीशन तो हमें पता लगी, अब हम एक सिंपल सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स में इसकी एप्लीकेशन देखेंगे।
अब ये यंग थ्योरम को इसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रहा है। सिंस एक्स एक्स, वाई एक्स ये दोनों सेम होते हैं, बाय यंग्स थ्योरम ये यंग थ्योरम कहती है कि दोनों का क्या होगा, यंग थ्योरम आपकी कहती है कि दोनों का जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का एफ वाई एक्स को स्क्वायर होता है। ये यंग थ्योरम से आ जाता है, इसलिए हमें इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स हमें नहीं पढ़नी यहाँ पे, हमें इसकी एप्लीकेशन देखनी है, ठीक है? अगला है आपका, अगर ये जैसे ही कह रहा है इफ ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका, क्योंकि अभी हम क्या कह रहे हैं हमारी कंडीशन में, देखिए तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन आपकी क्या कहती है दोनों ही, कि ये ज्यादा होनी चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखिए, डायरेक्ट ज्यादा होना चाहिए मिक्स से, मिक्स के मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है? तो डायरेक्ट का मल्टीप्लिकेशन मिक्स के मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होना चाहिए। अब ये आपको एक सिंपली थोड़ा सा एक एडवांस में जा रहा है, केवल इतना सा बता रहा है कि अगर डायरेक्ट वाला ज्यादा नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है? इफ if ये ज्यादा नहीं हो, इससे कम हो, तब क्या होगा? When x and y have the same signs, the function is at a inflection point. अगर अगर आपके एफ एक्स एक्स और वाई वाई के साइन जो हमारे के हैं सेम हो, यानी ये दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव हो, तो ये आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे होगा। व्हेन एफ एक्स एक्स एंड वाई वाई हैव डिफरेंट साइन, द फंक्शन इज एट द सेटल पॉइंट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो है कि जो हमारा फंक्शन है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है या फिर सैडल। आप लोग सभी जानते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, क्लियर है ना? इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो होता है जिसके ऊपर कर्व कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो जाता है, ठीक है? कॉन्केव से कॉन्वेक्स हो जाता है। कंडीशन सारी आप देख चुके हो उसको। लेकिन अगर इन दोनों के जो साइन है वो डिफरेंट हो, यानी कि जो हमारे डायरेक्ट पार्शियल सेकंड ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव हैं, उनके साइन अगर सेम होंगे तो पॉइंट हमारा क्या होगा, फंक्शन उस क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। लेकिन अगर डिफरेंट होंगे तो उनके ऊपर वो जो पॉइंट होता है उसको हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं कहते, वो सैडल पॉइंट होता है। ठीक है? इधर फिगर में दिखाया है। व्हेन द फंक्शन इज एट अ मैक्सिमा when viewed from one axis but the minima when viewed from the other, यानी कि अगर आप दो एक्सेस अलग-अलग से देखोगे तो एक तरफ से तो क्या दिखाई देगा आपको, मैक्सिमा दिखाई देगा, और एक तरफ से क्या दिखाई देगा, मिनिमा दिखाई देगा, ठीक है? ज्यादा आपको उसके पचड़े में नहीं पड़ना, जहां-जहां आपके काम की चीजें होगी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है? यहाँ पे ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाना आपको, इसको आप वैसे ही देखना चाहें तो आपको दिख जाएगा एक तरफ से कौन से एक्सेस से मैक्सिमा दिख रहा है, कौन से एक्सेस से मिनिमा दिख रहा है, ठीक है? कोई भी चीज होती है, आप उसको कहाँ से देख रहे हैं उससे पता पड़ता है। कहाँ से आप किसी चीज को, जब भी हम थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं, थ्री डायमेंशनल के केस में, क्योंकि सारे जो मैक्सिमा या मिनिमा होते हैं वो कैसे होते हैं, रिलेटिव होते हैं, ठीक है? कोई भी चीज आपने किसी को कह दिया यार ये तो लंबा है, इससे काम नहीं चलता, वो किसके रेफरेंस में लंबा है वो काम होता है। तो मैक्सिमा मिनिमा में भी यही चीज होती है, आप कहाँ से देख रहे हो, कौन से एक्सेस से देख रहे हो, ठीक है? अगर मैं पृथ्वी के नीचे हम अर्थ से देख रहे हैं तो हमें चांद का जो नीचे का पार्ट दिखाई देगा वो क्या होगा, मिनिमा कहेंगे हम, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, मैक्सिमा होगा। वापस मैं चांद के ऊपर चला जाऊं और वहां से देखूं तो वो जो नीचे वाला पार्ट है वो मुझे मैक्सिमा दिखेगा और ऊपर वाला पार्ट मुझे मिनिमा दिखेगा, तो उल्टा उल्टा हो जाएगा एक्सेस से देखने का। तो इसी कारण से ये सैडल पॉइंट आ रहा है आपका। सैडल पॉइंट के केस में क्या होगा, अगर जो सेकंड डिफरेंशिएशन है उनके साइन अलग अलग हुए तो सैडल पॉइंट कहलाता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं कहलाएगा। चलिए इसमें आप ज्यादा मत जाइए अभी। तीसरी कंडीशन पे आते हैं हम। ये दोनों अगर क्या होंगे, सेम होंगे। पहली कंडीशन क्या देखी हमने, पहली कंडीशन देखी अभी जो सेकंड कंडीशन थी आपकी, वही हमने देखी, ये अगर इससे कम हो, ठीक है, तो आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट और सैडल पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं, उनके साइन के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरे में ये दोनों सेम हो तो टेस्ट टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, इनकंक्लूसिव हो जाएगा, क्योंकि तीसरी कंडीशन हमारी क्या कहती कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एफ एक्स एक्स स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, तो ये इनकंक्लूसिव हो जाएगा हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम। तीसरी कहते हैं इफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव, स्ट्रिक्टली वाला पता ही है आपको, हर जगह पे वो क्या हो, मैक्सिमा या मिनिमा हो, तो हम स्ट्रिक्टली कॉनकेव या कॉन्वेक्स कहेंगे। देयर विल बी ओनली वन मैक्सिमा कॉल्ड द एब्सोल्यूट और ग्लोबल मैक्सिमा, जैसा अपन ने पहले अभी सिंपल में देखा था। इफ द फंक्शन इज सिंपली कॉनकेव इन द एक्स एंड वाई द इंटरवल द क्रिटिकल वैल्यू इज लोकल मिनिमा। अगर ये बहुत सारा हो यानी कि स्ट्रिक्टली नहीं हो ना हर पॉइंट पे, वो स्ट्रिक्टली का मतलब आप समझिए उसके अंदर वो फंक्शन वैल्यू नहीं है, ठीक है, एक्स और वापस वहां पे वेरी नहीं करता है। इसको हम प्रॉब्लम्स देखेंगे समझ जाएंगे। अब आप प्रॉब्लम नंबर 8 पे आइए, यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए ये सिंपल आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है, आपको ये देखना है कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या है, ठीक है? ये तो तीन कंडीशन है वो आपको निकालनी है।
आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें निकालनी, जेड एक्स एक्स निकाल लीजिए, जेड वाई एक्स निकाल लीजिए, जेड एक्स वाई निकाल लीजिए, वो दोनों सेम होंगे, और जेड वाई वाई निकाल लीजिए। ठीक है, सिंपली जब भी जेड में एक्स निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, सारे वाई को कांस्टेंट मान लूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं वाई लिखा है या टू लिखा हुआ, ठीक है, टू ही मान लूंगा सबको, जैसे टू वाई क्यूब है तो उसको पूरे को टू ही मान लो, कोई मतलब नहीं आपको इससे, इसको जीरो हो जाएगा। ठीक है, हमें तो केवल एक्स दिखना चाहिए अर्जुन की आंख की तरह, तो ये जब मैं जेड एक्स निकाल रहा हूँ तो मुझे केवल एक्स दिख रहा है, वाई दिखेगा ही नहीं, तो एक्स टू द पावर 3 का हो जाएगा 3x², यहाँ लिखते हैं -3x²। फिर वापस 147 एक्स दिखा तो ये इसको 147 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, तो जेड एक्स को आप क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे, क्रिटिकल वैल्यू में आपके आ गई +-7। ठीक है, इसी प्रकार जेड वाई निकालिए, अर्जुन की आंख की तरह एक्स दिखना ही नहीं चाहिए, केवल वाई दिखेगा, तो 2y³ का करते हैं 6y², 54 वाई की जगह 54 -54, वाई स्क्वायर निकाला, y इज इक्वल टू +-3। ये आपकी इस प्रकार से क्रिटिकल वैल्यू आपकी निकल जाएगी, यानी कि x की क्रिटिकल वैल्यू क्या है, +-7, y की क्रिटिकल वैल्यूज क्या है, +-3। ठीक है, तो 4 हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ गई, और इन क्रिटिकल वैल्यूज को आप कैसे लिखेंगे, 7 3 7 -3 -7 3 -7 -3, ये 4 क्रिटिकल वैल्यूज आपके पास यहाँ पर आई है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। क्या करना है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अलग अलग निकाल लीजिए, जेड एक्स जेड वाई को जीरो कर दीजिए, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड में हमें क्या करना है, जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई निकालिए, उनको इवेल्यूट कीजिए, अलग अलग क्रिटिकल वैल्यूज चार हैं, चार अलग अलग निकालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जेड एक्स एक्स कितना हुआ देखिए, ये जो आपका जेड एक्स निकला था ना, इसी को वापस एक्स एक्स ही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो -x² का क्या होगा, -6x हो गया, बस जहाँ एक्स जेड एक्स था उसको एक्स एक्स कर दिया, जेड वाई तो उसको वाई वाई कर दीजिए, ये क्या होगा 12y। ठीक है, अब मैं वापस आपको यहाँ पे निकालना बता देता हूँ, अब देखिए, अब इस जेड एक्स वाई निकालिए तो क्या होगा बताइए, जीरो, क्योंकि वाई तो है ही नहीं, वाई के रेफरेंस में वाई दिखना चाहिए, वाई दिखने, इसी प्रकार से जेड वाई एक्स निकालूं तो क्या होगा, जीरो। ठीक है, हमें उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो जीरो हो गया, हमें तो क्या देखना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई का मल्टीप्लीकेशन कितना है बताइए, माइनस, हाँ बहुत, एक्स वाई 72 एक्स वाई। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये मल्टीप्लीकेशन किसके ऊपर निकालने देखने पड़ेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर देखने पड़ेंगे, चार क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, चलिए, अब आपने ये जो जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई निकाले, उनको चार अलग अलग क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर निकालिए उनकी वैल्यूज। ठीक है, चारों अलग अलग क्रिटिकल वैल्यूज मेरे पास है, ऊपर लिख रखिए, उन वैल्यूज पे मैंने इनको देखा, देखने में पता पड़ा, एक बार -42 आ रहा है, मतलब लेस देन जीरो है, +42 आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो है, -36 +36 ये आ रहा है। अब आप बताइए कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा, वापस मैं ऊपर ले जाऊं आपको, सेकंड ऑर्डर कंडीशन, बोथ, अगर दोनों ही नेगेटिव हों, दोनों ही पॉजिटिव हों, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो मैक्सिमा होगा रिलेटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे तो मिनिमा होगा। ठीक है, अभी तो हम केवल सेकंड की बात करते हैं। अब ये आपने सामने हमने लिख ली इनको, अब देखिए 7 3 के ऊपर, 7 3 के ऊपर क्या दोनों नेगेटिव हैं, नहीं, हमने देखना है एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अगला देखिए 7 3 के ऊपर दोनों दोनों नेगेटिव है, बताइए 7 3 के ऊपर दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, क्या होगा 7 3 के ऊपर, रिलेटिव मैक्सिमा, वेरी गुड। -7 3 के ऊपर ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, क्या होगा -7 3 के ऊपर, रिलेटिव मिनिमा होगा। ठीक है, -7 -3 के ऊपर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, कोई मतलब नहीं, ठीक है,
बोथ बी पॉजिटिव बोथ बी नेगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हैं मिनिमा, दोनों नेगेटिव हैं मैक्सिमा, नॉट कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे आपको पता लगेगा। अब मैं वापस इसको आपको बताता हूँ। सिंस there are different signs for each of the second order partial in the first and fourth। ठीक है, फर्स्ट और फोर में ही आपके क्या है, फर्स्ट एंड फोर में तो क्या है, आपके डिफरेंट साइन आ रहे हैं। द फंक्शन कैन नॉट बी रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट एंड फोर में तो नहीं हो सकता, लेकिन सेकंड और थर्ड में दोनों के साइन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, व्हेन एफ एक्स एक्स एंड एफ आई आर डिफरेंट साइंस कैन नॉट बी ग्रेटर देन इतना एंड द फंक्शन इज एट सैडल पॉइंट। ठीक है, अब सैडल पॉइंट की बात भी कर रहे हैं। with both signs of second partial differences negative in 2 and positive in 3, the function may be at a relative maxima। आपने बता ही दिया था। ठीक है, इस केस में क्या होगा, मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। बट द अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, यहां तक तो सेकंड आ गई आपको, अब थर्ड पे आइए। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होना चाहिए था आपका, मिक्स से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है इसके अंदर कि अगर ये कम है तो क्या होगा। ठीक है, अब मिक्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बताइए इस केस में, जीरो। मिक्स नहीं, मिक्स कितना आ रहा है, एक्स जेड एक्स वाई निकालू तो क्या आएगा, जीरो। जेड वाई एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, जीरो। तो मिक्स का मतलब तो हो गया जीरो, मिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो जीरो हो गया। लेकिन इन दोनों का जो आपस में मल्टीप्लिकेशन करूं मैं, जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई। ठीक है, देखिए फर्स्ट और फोर्थ, इस केस में जब साइन अलग अलग हैं तो उसके आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, जब साइन अलग-अलग है। लेकिन पॉजिटिव कब आएगा, केवल आपका जब साइन एक जैसे हो। तो सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है उसके ऊपर साइन एक जैसे हैं तब ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है? इसलिए आप वापस इसको देखिए। तो सेकंड और थर्ड में हाँ, when fx and fy are the different sign, f x x y y cannot be greater than इतना and the function is at a saddle point। ठीक है? अब ये जब नहीं होगा तब तो क्या होगा, ये सैडल पॉइंट पे होगा। तीसरी कंडीशन हाँ, फर्स्ट एंड फोर्थ की कंडीशन में हो रहा है। तो आपका हो गया सैडल पॉइंट। ये वापस इसको यहाँ से देख लीजिए। When x x y y have the same sign, the function is at the inflection point। ठीक है, अगर उनके सेम साइन है जैसा कि हो रहा है सेकंड और थर्ड में, तो फंक्शन कैसा होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। जब इनके दोनों के डिफरेंट साइन हो तो फंक्शन क्या होगा, सैडल पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ के केस में ये क्या होगा, सैडल पॉइंट पे होगा। और बाकी केस में जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है वहां पे इन दोनों के साइन क्या सेम है, इनका मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा होगा और ये क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर होगा। बट द थर्ड कंडीशन मस्ट बी टेस्टेड फर्स्ट टू एंश्योर अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, क्रॉस हमने लिया, क्रॉस दोनों के जीरो जीरो आ रहे हैं तो पॉजिटिव आ गया आपका। ठीक है, द फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट 7 माइनस 3 एंड मिनिमाइज एट माइनस 7 3 फॉर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और क्या आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट। ठीक है, आई थिंक अब आपको पार्शियल वाला क्लियर हो गया है। अब मैं थोड़ा सा एडवांस अब आप लोगों के और ले जाऊंगा थोड़ा, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन विद लैंग्वेज मल्टीप्लाई। यहां तक क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ रुकना है वो बता दीजिए। हम्म, ये यहाँ पे ठीक है, दो दो देखिए, समझिए इसमें कोई ज्यादा है वो नहीं है।
जब भी आपके दोनों के साइन एक जैसे होंगे ना, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये इससे 0 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। इधर तो अपना ज़ेड-एक्स-एक्स और ज़ेड-वाई-वाई सॉरी ज़ेड-एक्स-वाई और ज़ेड-वाई-एक्स 0 आ गया। 0 आने का मतलब अब ये दोनों या तो पॉज़िटिव होने चाहिए, अगर पॉज़िटिव नहीं है तो अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो वो पॉज़िटिव नहीं होंगे, उस केस में तो सैडल पॉइंट हो गया। और दोनों के साइन सेम है, माइनस-माइनस भी हो तो भी दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा पॉज़िटिव हो जाएगा और प्लस-प्लस हो तो भी मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉज़िटिव। इस कारण से यहाँ पर इंफ्लेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है? अब हम आगे जाते हैं, थोड़ा-सा स्टेप आगे जैसा मैंने आपको कहा था कि डेली आप एक-एक स्टेप नई-नई सीखते जाइए। ये आपका है कांस्टेंट ऑप्टिमाइज़ेशन। अभी तक हम देखिए कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। अभी तक आपके सिलेबस के अंदर में जो आश्चर्य हुआ, ये ना बड़ी चालाकी से अनकांस्टेंट ऑप्टिमाइज़ेशन भी लिख रखा है। अनकांस्टेंट का मतलब आपको बहुत सारी थ्योरम्स और भी पढ़नी, हायर मैथमेटिक्स पे ऊपर जाना है। क्योंकि हालाँकि इसका बहुत यूज़ होता है मैथ इकोनॉमिक्स में इसीलिए लिखा होगा उसने। तो कांस्टेंट ऑप्टिमाइज़ेशन विथ लैग्रेंज मल्टीप्लायर के ऊपर हम जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना आपको अभी तक? देखिए, आप सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी एक मल्टी वाला आज हम पढ़ा पढ़ा आपने अभी पार्शियल वाला। पार्शियल वाले की थोड़ा-सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती जा रही है। हल्की-हल्की एक-एक स्टेप जैसा आप ये महसूस करिए कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते ऊपर जाते जा रहे हैं। है ना? वैसा ही है। तो अगर कहीं में आपको लगे ही नहीं सर थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं तो अपन कर सकते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अभी आपको पढ़ते हुए 1 घंटा हो चुका है, जबकि पढ़े अपन ने केवल 2 पेज है ना? चलिए, अगला है डिफरेंशियल कैलकुलस इज़ आल्सो यूज्ड टू मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ फंक्शन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट गिवन ए फंक्शन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे अपन कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात अब यहाँ शुरू हो रही है आपकी, है ना? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कोई कांस्टेंट हमने ले लिया कि यार इसके इस ये होगा तब इसको किस प्रकार से इस कंडीशन में इसको कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए फंक्शन। ए न्यू फंक्शन कैन बी अब इस कंडीशन में क्या होता है जब भी आप सब्जेक्ट टू कांस्टेंट की बात करते हैं, तो एक नया फंक्शन बन जाता है। by setting the constant equal to 0 multiplying by lambda language multiplier जिसको हम बोलते हैं and adding the product to the original function। तो जब भी आपको कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन करना हो आप ये जो मैंने 3 कंडीशन बताई वो आपको करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? उस फंक्शन को लीजिए, वो किसके साथ किस कंडीशंस के अंदर मैक्सिमाइज करना है उसको 0 कर दीजिए कांस्टेंट इक्वल टू 0 उसको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिए लैम्ब्डा से। इस ये जो भी मैंने कांस्टेंट दिया था उसको मैंने लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई करो। पहले तो उसको 0 कर दीजिए। कांस्टेंट आपके क्या होना चाहिए 0। कांस्टेंट क्या है? gxy इज इक्वल टू k कांस्टेंट। ये आपका कोई कांस्टेंट है। तो आप इसको 0 कैसे करेंगे? gxy माइनस k इज इक्वल टू 0 हो गया। और इस gxy माइनस k इज इक्वल टू 0 को gxy माइनस k को लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक आपका और उन दोनों को जोड़ दीजिए। ये 3 स्टेप आपको करनी पड़ेगी। कोई भी कांस्टेंट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए आप लैग्रेंज फंक्शन बनाएँगे। ये लैग्रेंज